हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 14 एंड रीजनेबल क्लासिफिकेशन विद केस लॉज। सो प्लीज स्टे ट्यून विद अस। चलिए, तो हमारे सामने क्वेश्चन है दैट व्हाट डू यू मीन बाय इक्वलिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। रीजनेबल क्लासिफिकेशन से आप क्या समझते हैं और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के नेचर को हम समझेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं बेसिक चीजों को। आर्टिकल 14 को जब हम स्टडी करेंगे तो ये दो बातों को कहेगा। एक कहेगा इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। और दूसरा कहेगा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ओके, यानी कि विधि के समक्ष समता, विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण। ये जानेंगे कि ये दोनों जो है कंसेप्ट, ये जो कंसेप्ट है ये इंग्लिश कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट अमेरिकन कंसेप्ट है। ठीक है, ये जो कंसेप्ट है ये नेगेटिव सेंस में बात करता है, ये कंसेप्ट पॉजिटिव सेंस में बात करता है। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ ये एवी डाइसी का कंसेप्ट, एवी डाइसी, प्रोफेसर डाइसी, डॉक्टर डाइसी, ऐसे कैसे। अब जो इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात कर रहे हैं और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, जब तक हम इसके कोर प्रिंसिपल को नहीं जानेंगे तब तक ही हमें समझ नहीं आएगा। तो जब हम बात करते हैं कि इक्वलिटी बिफोर लॉ का क्या मतलब है, इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब है, जैसे आइवर जेनिंग्स की बात करें, यानी विधि के समक्ष समता का जो मीनिंग है वो है असमान के बीच समानता से, इसका मतलब नहीं है, बल्कि समान के बीच समानता से है। समानों के बीच समानता, जो एक जैसे हैं, हु आर इक्वल टू ईच अदर, हु आर इक्वल टू ईच अदर। कहने का मतलब ये है कि जब आप इक्वलिटी की बात करेंगे तो वो अनइक्वल के साथ इक्वलिटी की बात नहीं करेंगे, इक्वल के साथ इक्वलिटी की बात करेंगे। जैसे दो लोग हैं सेम स्टेटस के, फॉर एग्जाम्पल फीमेल इज इक्वल टू फीमेल। ओके, फीमेल इज इक्वल टू फीमेल। इवन स्पोर्ट्स वगैरह में भी आप देखते होंगे तो उनकी एक कैटेगरी होती है केजी के हिसाब से। तब स्पोर्ट में जैसे बॉक्सिंग या जो रेसलिंग वगैरह होती है, क्यों क्यों ऐसा करते हैं? ताकि वो दोनों इक्वल हों। अब जैसे आपने सुना होगा अंडर 19 की हम बात कर रहे हैं, क्रिकेट अंडर 19, तो वो अंडर 19 की कैटेगरी वाले जो जो 19 साल से कम उम्र वाले हैं वही तो इसमें खेल सकते हैं। अभी वुमेन्स वर्ल्ड कप चल रहा है तो आप देखिएगा कि जितनी भी सभी फीमेल्स हैं, दोनों टीमें फीमेल्स की हैं। क्या ये है कि फीमेल, इधर फीमेल क्रिकेट टीम होगी और इधर मेल क्रिकेट टीम होगी, ऐसा है क्या? नहीं है। इन दोनों को आमने सामने क्यों नहीं खिलाते हैं? क्योंकि वो कहीं ना कहीं क्या होगा, इक्वलिटी विद अनइक्वल्स, समानता जो असमानों के साथ, वो गलत हो जाएगा।
तो इक्विलिटी बिफोर लॉ का मतलब ये नहीं है कि जो पहले से ही असमान है, पहले से ही इनइक्वल है, उनके बीच में इक्विलिटी लाई जाए। चलो इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। जैसे जनरल कैटेगरी, जनरल कैटेगरी इज इक्वल टू जनरल, ओबीसी इज इक्वल टू ओबीसी, एससी एससी, एसटी, एसटी, वुमेन, वुमेन, पीडब्ल्यूडी मींस पीडब्ल्यू। तो कहने का मतलब है, आइवर जेनिंग्स ये कह रहे हैं कि जो एक जैसे हैं उनके बीच इक्वलिटी की बात है। सपोज करो एक कंपटीशन है रनिंग का, मान लीजिए रेस है। अब उसमें एक आदमी तो पूरी तरह से हेल्दी एंड फिट है, हेल्दी एंड फिट है, वो पार्टिसिपेट कर रहा है। और एक पीडब्ल्यूडी है, पर्सन विद डिसेबिलिटी या फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उसका एक पैर ठीक से काम नहीं करता, फिजिकली हैंडीकैप्ड। तो क्या इन दोनों के बीच की जो रेस है वो सही मानी जाएगी? हम कहेंगे नहीं सर, ये गलत है। ये इक्विलिटी, अब हम वैसे तो हम कहेंगे नहीं जी इक्विलिटी है, दोनों इंसान है, ये है वो है। बट हमें क्या लॉजिक देंगे, कहेंगे सर इसका पैर खराब है, ये हैंडीकैप्ड है। हाँ सर, पीडब्ल्यूडी की रेस पीडब्ल्यूडी के साथ हो तो हाँ फिर ठीक है। अब आप देखिएगा, पैरा ओलंपिक्स होते हैं, आपने सुने होंगे पैरा ओलंपिक्स। पैरा ओलंपिक्स में कौन लोग खेलते हैं? जो लोग किसी ना किसी डिसेबिलिटी से जूझ रहे होते हैं, किसी की हाइट कम है, कुछ ना कुछ मतलब। अब आप देखिएगा हमारे जो नीरज चोपड़ा हैं, ठीक है, वो जैवलिन थ्रो में हैं, ठीक है, शायद गोल्ड भी लाए थे। अब नीरज चोपड़ा और एक और है, उनका नाम मुझे याद नहीं है, ठीक है, वो पैरा ओलंपियन है, ठीक है, वो भी जेवलिन थ्रोअर है। तो क्या उन दोनों का, जो उनकी काफी हाइट कम सी है थोड़ी सी, ठीक है, काफी नाटे से हैं, सॉरी मतलब उस सेंस में नहीं कह रहा हूँ, ये बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा हूँ, बस आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो क्या इन दोनों का कंपटीशन करा सकते हैं तो दोनों जेवलिन थ्रोअर? आप कहेंगे नहीं सर, दोनों के बीच में फर्क है, यानी इनइक्वलिटी है। एक तो पूरी तरह से फिजिकली फिट है और दूसरा फिजिकली फिट नहीं है, प्रकृति ने ही उसमें कुछ कमियां बना दी हैं। अब ये कमियां प्राकृतिक भी हो सकती हैं, सामाजिक भी हो सकती हैं, आर्थिक भी हो सकती हैं। तो यहां पर जब हम बात कर रहे हैं आइवर जेनिंग्स के कंसेप्ट की या उनके उनके मीनिंग की, तो उन्होंने कहा है कि विधि के समक्ष समता का अर्थ है समान के साथ समानता, ना कि असमान के बीच समानता। अब हम लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि जो एससी है उनकी जो मेरिट है वो बहुत डाउन जाती है, जनरल की बहुत हाई जाती है। तो क्या हम एससी को जनरल कैटेगरी से कंपेयर कर सकते हैं? तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों के सोशल, एजुकेशनल स्ट्रक्चर में बहुत फर्क रहा है। इनके साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ, पीढ़ी दर पीढ़ी वो जो डिस्क्रिमिनेशन है वो होता गया, ये लोग पिछड़ते चले गए। और यहाँ इन लोगों के पास ना तो मीन्स सोशल डिस्क्रिमिनेशन हुआ, ना ही अगर बात करें एजुकेशन में प्रायोरिटी मिली, तो ये लोग बहुत आगे बढ़ गए। इनके पास एजुकेशन भी थी, सोशल स्टेटस भी था, और इनके चलते इकोनॉमिक स्टेटस भी अच्छा रहा। अब ये लोग ज्यादा सक्षम हो गए, ये लोग पिछड़ गए। अब फिर हम देख सोचने लगे कि दोनों की मेरिट जो है वो एक जैसी हो जाए, तो ये हो जाएगा असमानता। यानी कि हम बात करेंगे यहां पर असमान लोगों के बीच समानता, जो कि पॉसिबल नहीं है।
जो कि पॉसिबल नहीं है। इसको हम आगे रीजनेबल क्लासिफिकेशन और एक पिक्चर के माध्यम से भी समझेंगे। तो कुल मिला के आइवर जेनिंग्स ने जो बात की उसका जो क्रक्स है वो ये है कि इक्वलिटी विद इक्वल्स होगी, इक्वलिटी विद अनइक्वल्स नहीं। अब जैसे हम बात करते हैं कि कानून जो है वो एक जैसा होना चाहिए, समान रूप से लागू किया जाना चाहिए, एक तरह के लोगों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। ठीक है। उसमें कोई वंश, धर्म, सामाजिक स्तर या राजनीतिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब जब हम डाइसी के रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो वो भी यही बात कहता है। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कानून का शासन, विधि का शासन। यानी सबसे बड़ा कानून है, उसकी नजर में सब बराबर है, उसकी नजर में सब बराबर है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब ये जो वर्ड आया है इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वल प्रोटेक्शन का मतलब है यहाँ पर जो कानून का संरक्षण मिलेगा वो भी सबको इक्वल मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि किसी के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाए, कानून की नजर में सब बराबर है, बिना किसी भेदभाव के वो सभी कानून का संरक्षण पाने के अधिकारी हैं। कहने का मतलब है कि ये बात वही हो गई कि इक्वलिटी विद इक्वल्स, और जो लॉ है उसका प्रोटेक्शन सबको मिले, इक्वली मिले, उसमें किसी तरह का भेदभाव की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। कुछ केस लॉस पढ़ते हैं। चिरंजीत लाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी विधि के समक्ष समानता की व्याख्या करते हुए कहा कि समानता का अर्थ यह नहीं कि प्रत्येक विधि सामान्य प्रकृति की हो, एक ही विधि सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू की जा सकती हो, ये संभव नहीं है। न इसका मतलब ये है, न इसका मतलब यह है कि ये सार्वभौमिक हो, हर जगह एक जैसा कानून सब लोगों पे समान रूप से लागू हो जाए। पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, सभी लोगों की अपनी एक प्राकृतिक योग्यता होती है, परिस्थितियां होती हैं। परिस्थितियों से मतलब है जैसे हमारे देश में SC ST के साथ हजारों सालों तक डिस्क्रिमिनेशन चला, जिसमें ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो पिछड़ते चले गए। तो अगर उन्हें आप कहने लगो कि नहीं ये भी जनरल जितनी मेहनत करें या जनरल जितना जो है वो स्कोर करके और जब इनका सिलेक्शन हो, तो ये संभव नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कैटेगोरिकली चिरंजीत लाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कही कि समानता का अर्थ ये नहीं है, क्योंकि सभी लोगों की अपनी एक प्राकृतिक योग्यता हो। प्राकृतिक योग्यता से मतलब अभी मैंने नीरज चोपड़ा का एग्जांपल बताया, जो फिजिकली फिट है, 6 फीट हाइट, ठीक है, शरीर से हष्ट पुष्ट, वो भाला फेंकेगा, अलग लेवल से चीजें होंगी। एक व्यक्ति नाटा है बेचारा, प्राकृतिक रूप से उतना सक्षम नहीं है, वो भाला फेंकेगा कितनी दूर जाएगा। और हम दोनों उनका हम सोचे कि उनका कंपटीशन हो, नहीं इक्वलिटी होनी चाहिए, संभव नहीं है। प्राकृतिक योग्यता अलग अलग है। मेल और फीमेल को क्या आपको लगता है कि एक साथ रेसिंग कराई जाए उनकी, या रेसलिंग कराई जाए? महिला पहलवान ठीक है, फिल्मों में दिखा देते हैं, ठीक है, जैसे उसमें दंगल मूवी में दिखा दिया गीता बबीता, लेकिन जनरली ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हो सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन प्राकृतिक योग्यता अलग होती है, परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, उन लोगों की आवश्यकताएं अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है। तो वहां उसके हिसाब से ही कानून को लागू किया जाएगा। तो इसमें इसीलिए जब हम बात करते हैं आर्टिकल 14 की, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो इसमें क्लासिफिकेशन की परमिशन है।
कि हम लोगों के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, उनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। लेकिन क्लास लेजिस्लेशन नहीं कर सकते, जनरली क्लास लेजिस्लेशन नहीं होता। क्लासिफिकेशन हो सकता है। लेजिस्लेशन से मतलब है कि एक खास वर्ग के लिए अलग कानून बनाना। अब ये वर्गीकरण जो होगा, ये क्लासिफिकेशन जो होगा, वो वहां की भौगोलिक स्थितियों, उद्देश्यों, पेशों, या अन्य किसी बात के आधार पे हो सकता है। चलो एक एक चीज को समझते हैं। भौगोलिक स्थितियां, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जो पहाड़ी लोग हैं, आई होप आपने सुने होंगे, पहाड़ी लोग, उत्तराखंड के लोग इधर, इनकी हाइट जनरली कम होती है। ठीक है, जनरली कम होती है। तो पुलिस में, आर्मी में जब भर्ती निकलती है, तो इनके लिए स्पेसिफिकली कम हाइट का मीन्स प्रोविजन होता है, क्योंकि वहां की भौगोलिक स्थिति वैसी है, प्राकृतिक स्थितियां वैसी हैं। उस हिसाब से उनकी जो हाइट है, वो कम हाइट वाले भी सेलेक्ट हो जाते हैं। अब आप कहोगे नॉर्थ वाले जो लोग हैं या जो सामान्य लोग हैं, वो कहेंगे नहीं नहीं, इनका तो कम हाइट पे हो रहा है, ये तो डिस्क्रिमिनेशन है। नहीं कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि उनकी हाइट जनरली ऐसी होती है, भौगोलिक स्थितियां वहां की ऐसी है। उसका उद्देश्य देखना पड़ेगा कि क्या उद्देश्य है वर्गीकरण का। जैसे हमने रिजर्वेशन दिया एससी और एसटी को, तो हमारा उद्देश्य है इनको अपलिफ्ट करना, इनको मेन स्ट्रीम में लाना, सामान्य लोगों के जैसा ही बनाना इनको। अब आप देखेंगे पेशा हो, पेशे में भी आप हो सकता है, आप कभी गए हो किसी हॉस्पिटल में, तो वहाँ एक अलग से कानून होता है। जैसे 2013 का कानून है एक, जिसमें ये है कि अगर डॉक्टरों के साथ आप मारपीट या तोड़ फोड़ ये सारी चीजें करते हैं, तो उस पर अलग से एक कानून लागू होता है। उनके लिए, डॉक्टरों के प्रोटेक्शन के लिए अलग से कानून बना रखा है सरकार ने। जो किस पे लागू होता है, वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरों पे लागू होता है। ठीक है, वही चीजें अगर आप करेंगे एक सामान्य परिस्थितियों में, एक आम आदमी के साथ, तो हो सकता है वो जो ऑफेंस हो वो बेलेबल हो, उसमें आपको जेल ना जाना पड़े, बाहर से बाहर जमानत हो जाए आपकी। लेकिन अगर डॉक्टर के साथ आप कर रहे हैं, हॉस्पिटल में उसे चीज कर रहे हैं, तो हो सकता है वही चीज नॉन अवेलेबल हो जाए, आपको जेल जाना पड़े, तुरंत अरेस्ट उसमें कर सकती हो पुलिस। तो इस तरह से जब हम पेशे, उद्देश्य, भौगोलिक स्थितियां या किसी अन्य आधार पे वर्गीकरण करते हैं कि ठीक है भाई, डॉक्टर्स जो हैं वो हमारे सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी हैं, और इन पे हमला नहीं होना चाहिए, इनके अस्पतालों में तोड़ फोड़ अगर लोग करने लगेंगे उनको अलाउ कर दिया जाएगा, या अलाउ भी नहीं करेंगे तो एटलीस्ट आम लोगों की तरह ही डॉक्टर्स को ट्रीट किया जाएगा, तो ठीक है, फिर ये लोग क्यों ही इतना वो करेंगे। अब 2013 का जो एक्ट है, ठीक है, मेडिकल प्रोटेक्शन समथिंग कुछ करके है, ठीक है, तो वो तो फिर गलत हो जाएगा। हम कहेंगे सर इन्हें भी ये स्पेशल थोड़ी है। भाई अगर हम आम आदमी के साथ मारपीट या तोड़फोड़ करते हैं, तो बाहर के बाहर जमानत हो जाएगी और जेल भी नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अगर डॉक्टर के साथ करते हैं तो भाई जेल जाना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात अच्छे से कही कि वर्गीकरण किया जा सकता है, भौगोलिक स्थितियां देख के किया जा सकता है, उद्देश्यों को देख के कर सकते हैं, पेशे को देख के कर सकते हैं, अन्य आधार पे भी किया जा सकता है। लेकिन उसमें विशेष कारण बताने पड़ेंगे आपको, कि हम ये कानून जो बना रहे हैं या जो इसको चीजों को अलग कर रहे हैं, जो वर्गीकरण कर रहे हैं, उसके कारण क्या है। जैसे हमने डॉक्टर का बताया, भाई डॉक्टर्स का प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, समाज के लिए बहुत जरूरी है ये लोग, इसलिए इनके प्रोटेक्शन की नीड है हमें। महिलाओं के लिए अलग जो कानून बनाए जाते हैं, अब आपने देखा होगा मेट्रो में भी इनके लिए सीट रिजर्व होती है, ठीक है, ट्रेनों में भी, बसों में भी। तो महिलाएं स्पेशल हो गई, हम कहेंगे हाँ स्पेशल हो गई। इनकी सेफ्टी पर्पज से अगर इनके लिए स्पेशल लॉज बनाए जाते हैं, इनको अलग से वर्गीकरण इनका किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है, तो वो गलत नहीं है, वो सही माना जाएगा। बट ये बताना पड़ेगा कि कारण क्या है इसके पीछे। इसके पीछे आप तो क्या कारण बताएंगे कि सर हमारे समाज में जो महिलाओं की स्थिति है वो काफी गंभीर रही है, इनकी सुरक्षा के मामले अगर हम देखें, क्राइम अगेंस्ट वुमेन हमारे यहाँ बहुत ज्यादा होता है, छेड़छाड़ बहुत ज्यादा होती है, ईव टीजिंग बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए इनको स्पेशल सेफ्टी देना जरूरी हो जाता है।
यही चीज आप यूरोप में जाएंगे तो वहाँ ऐसी चीजें मिलेंगी नहीं। वहाँ महिलाओं के लिए हो सकता है अलग से बोगी रिजर्व ना हो, मेट्रो या जो भी वहाँ की ट्रेन है उनके लिए अलग से सीट रिजर्व ना हो, वहाँ सब नॉर्मल हो। क्योंकि वहाँ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ का जो सामाजिक स्थिति है वो नॉर्मल है। तो ये क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, बशर्ते कि इसमें हमें कारण देने पड़ेंगे। हाँ, ये बात सच है कि क्लास लेजिस्लेशन को प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 14। वर्ग विधान को कहीं ना कहीं ये रोकता है। अब देखो, इसमें केस पढ़ेंगे हम लोग, अमीरुन्निसा बनाम महमूद बेगम, 1953 का केस है। ठीक है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज कही कि जो विधानमंडल होता है, यानी जो हमारी संसद होती है, या जो ये कानून बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है और संसद बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि उसे विभिन्न प्रकार की समस्याओं को हल करना पड़ता है। और उसके लिए आवश्यक ये होती है, आवश्यकता ये होती है कि उसको शक्तियां दी जाए, विस्तृत शक्तियां दी जाए, ताकि वो चीजों को कर सके, आसान बनाया जा सके, व्यक्ति और वस्तुओं का वर्गीकरण कर सके, क्लासिफिकेशन किया जा सके। लेकिन वो जो क्लासिफिकेशन है वो रीजनेबल होना चाहिए, उसके पीछे तर्क होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए। बिना लॉजिक के अगर आप वर्गीकरण कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, दैट्स रॉन्ग। अगर हम देखें, निजाम हैदराबादी, हैदराबाद में निजाम हुआ करते थे, उनकी डेथ हो गई। डेथ जैसे हुई, उनके पास बेशुमार दौलत थी, बहुत प्रॉपर्टी एंड ऑल था। बहुत सारे लोगों ने क्लेम कर दिया कि भाई हम इनके उत्तराधिकारी हैं प्रॉपर्टी लेने के लिए। बड़ी समस्याएं हो गई। अब मुकदमेबाजी हो गई, दुनिया भर के केस पेंडिंग हो गए। तो उन सबको हल करने के लिए जो हैदराबाद का विधानमंडल था, यानी जो स्टेट असेंबली थी वहां की, उन्होंने एक अलग स्पेसिफिक एक्ट पास कर दिया, जिसका नाम था वसीउद्दौला उत्तराधिकार अधिनियम 1950। इसमें हुआ क्या, इस कानून के तहत हुआ ये कि एक पक्ष के दावे को तो स्वीकार कर लिया गया, दूसरे पक्ष के दावे को खारिज कर दिया गया। अब जिसके दावे खारिज हुए, उन्होंने इसको चुनौती दे दी कि ये तो असंवैधानिक है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्योंकि इसमें वो जो न्यायालय में अपने अधिकार के लिए दावा कर सकते थे, उनके उस अधिकार से उन्हें वंचित किया जा रहा था। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। क्योंकि उसमें बताया गया कि इसमें जो इन्होंने वर्गीकरण किया, उसके पीछे कोई युक्त युक्त आधार नहीं था, कोई रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं था। एक समुदाय विशेष के व्यक्तियों को तो यह अधिकार दे रहा था और दूसरे व्यक्तियों के से ये अधिकार छीन रहा था, इसलिए इसको क्या डिक्लेयर कर दिया, इनवैलिड। तो कहने का मतलब ये है कि सपोज करो, जैसे हम अब एक एग्जांपल में देता हूँ आपको, ईडब्ल्यूएस। ये लोग जनरल कैटेगरी के होते हैं, लेकिन ये ईडब्ल्यूएस में आते हैं अगर ये गरीब है तो। मतलब इनकी जो एनुअल इनकम है, आई थिंक 8 लाख से कम है तो। ठीक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, इस आधार पे इनको 10% का रिजर्वेशन दिया जाता है कि भाई ये गरीब है। इनकी जो आर्थिक स्थिति ठीक है, सामाजिक स्थिति अच्छी है, जनरल है, अपर कास्ट है, बट इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, आर्थिक रूप से ये लोग कमजोर हैं, इसलिए इनको अपलिफ्ट करने के लिए, इनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए 10% का रिजर्वेशन देना ठीक है। अब इसके पीछे कारण है, आर्थिक कारण है, और युक्ति युक्त है। तो इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसको वैलिड माना। ठीक है। जनिता बियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस तो हुआ 2022 में। उसमें इसको कहा कि ये तो ठीक है, जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं भाई, उनको भी तो सहायता मिलनी चाहिए, भले ही वो अपर कास्ट से हो। ठीक है। चलो, युक्त युक्त वर्गीकरण जिसमें हम बात कर रहे हैं। अब युक्त युक्त वर्गीकरण जब हम करते हैं तो दो चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो आपका युक्त युक्त जो वर्गीकरण है वो बेकार है। रीजनेबल क्लासिफिकेशन में ये दो चीजों का होना जरूरी है। पहला है कि बोधगम्य अंतरक, यानी इंटेलिजिबल डिफरेंशिया हो, जिस आधार पे आप उनके उनको डिफरेंशिएट कर रहे हो, अलग अलग कर रहे हो। जैसे हमने कि कहा कि एससी अलग हैं,
ओबीसी अलग हैं, जनरल अलग हैं, जनरल में भी एक जनरल है और एक ईडब्ल्यूएस है। अब इनके बीच में जो हमने फर्क बताया, उसके पीछे इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हुआ हो, वो एवे ही ना कर दिया गया। अब हमने बताया कि साहब एससी तो बहुत कमजोर स्थिति में है, क्यों साहब, इनकी सामाजिक स्थिति बहुत खराब है। चलिए जी, बात सही है आपकी, हमने देखा कि अनटचेबिलिटी एंड ऑल से प्रभावित हैं। साहब शिक्षा में भी इनको नहीं मिल पाया क्योंकि इनको एंट्री नहीं मिली, एक्सेस ही नहीं मिला एजुकेशन का। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है। ओबीसी, ओबीसी की बात करें तो सर इनका सोशल स्टेटस बहुत अच्छा नहीं है। अनटचेबिलिटी भले ही ना हुई हो, लेकिन एजुकेशन में भी बहुत आगे नहीं है वो। एससी से थोड़े बेहतर हैं लेकिन जनरल से कम है। ठीक है, तो हमने थर्ड ये कैटेगरी बना दी। और इसके पीछे इंटेलिजिबल डिफरेंस यह था, लॉजिक था कि हाँ, बहुत कम नहीं है तो बहुत ज्यादा भी नहीं है, बीच के कैटेगरी वाले हैं। फिर हमने देखा जनरल, साहब जनरल में ठीक है, इनकी सोशल एंड इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल पोजीशन अच्छी है, बट इनमें भी कुछ लोग ऐसे हैं साहब जो इकोनॉमिकली वीकर हैं, जो है तो अपर कास्ट, लेकिन वो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। तो हमने ईडब्ल्यूएस बना दिया, इनको भी 10% का रिजर्वेशन दे दिया। तो ये जो हमने कैटेगराइजेशन किया, क्लासिफिकेशन किया, तो इसके पीछे इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया, इसके पीछे हमने रीजनिंग दी कि साहब इस तरह से ये लोग अलग हैं। तो ठीक है, पहली चीज तो क्लियर होनी चाहिए कि भाई इंटेलिजिबल डिफरेंशिया हो, उस पर आधारित होना चाहिए। दूसरी चीज है, जो आपका ये इंटेलिजिबल डिफरेंशिया है और इसका जो ऑब्जेक्टिव है, उसके बीच में एक नेक्सस होना चाहिए। ऐसे समझो, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का नेक्सस हो, नेक्सस विद ऑब्जेक्टिव। क्या करना चाह रहे हैं आप, बताइए। ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन देके क्या करना चाह रहे हैं, तो हम कहेंगे साहब इनको हम सबके बराबर लाना चाह रहे हैं, जहां जनरल, ईडब्ल्यूएस दोनों इक्वल हों। ओबीसी को भी हम रिजर्वेशन क्यों दे रहे हैं, ताकि इनको भी ऊपर लाया जा सके। एससी को हम रिजर्वेशन क्यों दे रहे हैं, ताकि इनको भी सबके जैसा बनाया जा सके। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, सबको इक्वल बनाना। इसलिए हम इनको रिजर्वेशन दे रहे हैं। फीमेल को हम रिजर्वेशन क्यों दे रहे हैं, ताकि उनकी भी स्थिति समाज में बेहतर हो सके और उनको मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। मेल के जितना ही उनको भी हम राइट्स दे सकें, अपॉर्चुनिटीज दे सकें, इसलिए उनको हम दे रहे हैं। पीडब्ल्यूडी को हम रिजर्वेशन क्यों दे रहे हैं, उनका वर्गीकरण अलग क्यों कर रहे हैं, क्या उसके पीछे युक्त युक्त कारण है, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल है सर। तो कहने का मतलब है कि जो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया है, इसका नेक्सस इसके ऑब्जेक्टिव के साथ होना जरूरी है, कि आप हासिल क्या करना चाहते हैं। ठीक है, हमने अलग तो बना दिया। ठीक है, जनरल, ओबीसी, ठीक है, और एससी, वुमेन, इनको हमने अलग अलग तो कैटेगरी में डाल दिया। बट दूसरा सवाल यह है कि करना क्या चाहते हो। तो हम कहेंगे साहब इनको हम इन जैसा बनाना चाहते हैं, सबको इक्वल लाइन पे लाना चाहते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ को हम अचीव करना चाहते हैं। तो दोनों के बीच में एक नेक्सस का होना जरूरी है, एक तरह से इनके बीच में एक संबंध का होना जरूरी है। खाली क्लासिफिकेशन से काम नहीं चलेगा। तो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का नेक्सस होना चाहिए इसके ऑब्जेक्टिव के साथ। चलो, ये इमेज देखो आप। ठीक है, पहले वीडियो में मैंने ये इमेज दिखाया था। तो हम बात कर रहे हैं कि ठीक है साहब, इक्वलिटी की हम बात कर रहे हैं, बट ये भाई साहब जो हैं इनसे अलग हैं, और ये भाई साहब जो हैं इनसे अलग हैं। ये हमारे जो छोटू हैं, ये काफ़ी छोटे हैं, ठीक है, हाइट भी कम है, और उतने सक्षम नहीं है कि मैच देख पाए, और हमारा उद्देश्य है इनको मैच दिखाना है। आप ऐसे समझ के चलिए कि हमारा जो उद्देश्य है, वो इन सबको मैच दिखाना है। गॉट इट। तो मैच दिखाना हमारा उद्देश्य है, इसलिए हमने क्या किया, इनके बीच में क्लासिफिकेशन करा, रीजनेबल क्लासिफिकेशन, कि ये सबसे कम हाइट के हैं, ये उससे थोड़े हाइट ज्यादा है, और इनकी हाइट सबसे ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि इनको किसी स्टूल की जरूरत नहीं है, तो इनको हमने कोई स्टूल नहीं दिया। इनकी हाइट थोड़ी ठीक है तो इनको एक स्टूल दे दिया, एक स्टूल देने से इनका काम चल गया, ये मैच देख पा रहे हैं अब। ठीक है। इन भाई साहब की हाइट बहुत ज्यादा कम है,
तो इनको एक स्टूल ना देके दो स्टूल दे दिए ताकि ये भी मैच देख सके। तो अब ये देख के चलो आप कि ये अब एक लाइन पे आ गए। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? इनको मैच दिखाना, यानी एक लाइन में लाना, एक जैसा बनाना। ठीक है, एक जैसा बनाना, तो इक्वल फुटिंग पे लाना हमारा ऑब्जेक्टिव था। तो यहां पे आपको समझ आ गया होगा कि इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का नेक्सेस इसके ऑब्जेक्टिव के साथ होना जरूरी है। आई होप ये चीज समझ आ गई होगी। अभी भी समझ नहीं आई है, आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखिएगा। ठीक है, चलो एक और पिक्चर देखते हैं। इसमें देखिएगा, जब रेस होती है, रनिंग होती है, तो उसमें जो इनके जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति जो यहाँ पर है, ठीक है, इसको कम डिस्टेंस कवर करना है। जो यहाँ पर है इसको थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है, क्योंकि ऐसे घूम के आएगा ये। और इसको सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है ये वाला, इसलिए इसकी जो लाइन है वो थोड़ी सी आगे रख दी जाती है। स्टार्टिंग पॉइंट इसका आगे, हाँ फिनिशिंग लाइन सबकी एक है। तो ऐसे समझ के चलिए कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? इक्वलिटी लाना। इक्वलिटी लाना, हमारी फिनिशिंग लाइन तो सबकी एक है, हमें इस लाइन तक पहुंचना है सबको। बट कुछ को हम क्या करेंगे? ज्यादा प्रोटेक्शन देंगे, कुछ को हम नहीं देंगे। और ये डिपेंड करेगा उनकी जो स्टेटस है, सोशल स्टेटस कैसा है, उनका जो एजुकेशनल स्टेटस कैसा है, और उनका इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है। ठीक है, चलिए अब कुछ केस लॉस पढ़ते हैं। रामकृष्ण डालमिया वर्सेस जस्टिस तेंदुलकर। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई देखिए, कोई भी जब कानून बनेगा, कोई भी अधिनियम बनेगा, कोई एक्ट पास होगा, तो नॉर्मल सी ये उपधारणा होती है, ये प्रिजम्पशन होता है कि वो ठीक है, जो भी अधिनियम बनाया गया है। और ये माना जाएगा कि कोई भी अधिनियम बना है वो संवैधानिक है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर आप उसे चैलेंज करना चाहते हैं, तो आपके ऊपर ये बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि आप ये साबित करें कि उसमें जो वर्गीकरण या जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो गलत है, वो युक्त युक्त नहीं है, वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन की कैटेगरी में नहीं आता, वो तर्क संगत नहीं है। आपको ये साबित उस व्यक्ति को करना पड़ेगा जो उस कानून को चैलेंज करेगा। क्योंकि हम जनरली ये मान के चलेंगे कि जो भी कानून सरकार पास कर रही है वो सही है, वो संवैधानिक है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट उसको पास कर रही है। अगर आप उसे चैलेंज करना चाहते हैं, चुनौती देते हैं, तो आप साबित करिए कि वो गलत है। गलत है तो कैसे है? अगर वर्गीकरण हुआ है, आपको लग रहा है गलत हुआ है, तो आप साबित करिए। क्योंकि जनरली ये उपधारणा होती है कि जो विधानमंडल है, जो गवर्नमेंट है, असेंबली है या पार्लियामेंट है, वो जनता की आवश्यकताओं को समझती है और उसी हिसाब से उनके लिए कानून बनाती है। अगर वो किसी तरह का कोई क्लासिफिकेशन भी करती है, तो वो भी तर्कसंगत होना चाहिए। ठीक है, खाली हम उसमें ये नहीं कह सकते कि साहब जो है वो जो डिफरेंशिया है, जिसमें जो क्लासिफिकेशन किया है वो गलत है। क्योंकि जो वर्गीकरण होगा वो विभिन्न आधारों पर होगा। भौगोलिक स्थिति कैसी होगी, उद्देश्य क्या है, व्यवसाय क्या है, मानसिक शक्ति, कोई भी आधार हो सकता है। पूरी तरह से कोई भी वर्गीकरण वैज्ञानिक और तार्किक रूप से संभव नहीं कि वो बिल्कुल पूरी तरह से ठीक होगा, 100% उसमें कोई कमी ना हो, वैज्ञानिक कसौटी पे खरा उतरे, ये संभव नहीं है। जनरली हम मान के चलते हैं जब वर्गीकरण होगा तो वास्तविक होना चाहिए, सात्विक भेद पर आधारित होना चाहिए। जैसे SC ST की हम बात करते हैं, तो हम जब मानते हैं कि उनकी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, उनकी शैक्षणिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, और हम उस उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं, हम उनको सबके बराबर लाना चाहते हैं। बस हमें ये देखना है कि उसमें तर्कसंगत और वो न्यायोचित संबंध होना जरूरी है, जो उद्देश्य, जिस उद्देश्य को हम हासिल करना चाहते हैं, जो ऑब्जेक्टिव हमारा है, ये होना जरूरी है। अब क्वेश्चन है कि क्या एक व्यक्ति को वर्ग माना जा सकता है? कैन सिंगल पर्सन बी ट्रीटेड अ क्लास? क्या एक सिंगल पर्सन को, सिंगल पर्सन में एक कंपनी भी हो सकती है,
क्या उसे क्लास माना जा सकता है? देखिए जनरली तो हमने बात की थी कि क्लास लेजिस्लेशन को मना करता है, ठीक है, क्लास लेजिस्लेशन को। बट क्या एक सिंगल पर्सन को क्लास की तरह ट्रीट किया जा सकता है? तो इसके लिए हम केस पढ़ेंगे चिरंजीत लाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1951। इसमें हुआ ये, इसकी कहानी समझिएगा ध्यान से। सोलापुर की एक स्पिनिंग एंड विविंग कंपनी होती है, ठीक है। अब उसमें काफी मिसमैनेजमेंट होता है, ठीक है। मैनेजमेंट की वजह से होता यह है कि भाई जो उत्पादन है कपड़े का वो बंद हो जाता है, और बहुत सारे जो लोग हैं, हजारों लोग जो हैं वो बेकार हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है कि सरकार एक कानून लाती है, जिस कानून का नाम होता है सोलापुर शिपिंग सॉरी स्पिनिंग एंड वीविंग आपातकालीन अधिनियम। और उसमें होता यह है कि जो गवर्नमेंट है उस कंपनी को अपने कंट्रोल में ले लेती है। अब जैसे ही सरकार ने उस कंपनी को अपने कंट्रोल में लिया, तो इसको चैलेंज किया गया कि ये जो अधिनियम है ये असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्योंकि इनका कहना था कि केवल उसी कंपनी के साथ ये भेदभाव वाला व्यवहार किया गया, बाकी और कंपनियों में भी मिसमैनेजमेंट होता है। उन कंपनियों को तो आप जो है वो टेक ओवर नहीं कर रहे हैं, अपने कंट्रोल में नहीं ले रहे हैं, मात्र इस कंपनी को क्यों ले रहे हैं? ऐसा मिसमैनेजमेंट तो और जगह भी है। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में जो पिटिशनर था वो यही तर्क दिया गया, तर्क दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोई भी जो अधिनियम जो तर्क संगत वर्गीकरण करता है, केवल इस आधार पर असंवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता कि केवल वो एक ही व्यक्ति पर लागू होता है। आप ये नहीं कह सकते कि साहब मेरे ही साथ क्यों, उसके साथ क्यों नहीं, अन्य व्यक्तियों के साथ क्यों नहीं। तो इसमें ये देखना पड़ेगा कि यदि कुछ खास कारण हो, कुछ खास परिस्थितियां हो जो एक ही व्यक्ति पे लागू होती हूं, तो ऐसा वर्गीकरण किया जा सकता है, यानी एक सिंगल पर्सन को भी एक क्लास की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और जहां बात आई इस कंपनी की, जिस मैनेजमेंट की, तो उसमें क्या हुआ कि जो उत्पादन था वो बंद हो गया, हजारों जो मजदूर थे वो बेरोजगार हो गए। तो ये माना सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो है विशेष परिस्थितियां हैं, और विशेष परिस्थितियों में वर्गीकरण किया जा सकता है, वो भले ही एक व्यक्ति पे लागू हो रहा हो। तो आपको हम एक क्लास की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। ये आपको साबित करना पड़ेगा कि जो जो वर्गीकरण है वो तर्कसंगत नहीं है। अगर विशेष परिस्थितियां हैं और उस परिस्थितियों में आपको के साथ कहीं ना कहीं एक वर्गीकरण का हिस्सा आप बनते हैं, तो सही माना जाएगा। और आपको साबित करना पड़ेगा कि वो असंवैधानिक है, या वो तर्कसंगत वर्गीकरण है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप साबित करिए। सामान्य अवधारणा ये होगी कोई भी जब कानून आएगा कि वो सही बनाया गया होगा, वो गलत है ये आपको साबित करना है, ठीक है। इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर राज्य बनाम बख्शी गुलाम मोहम्मद के केस में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनके खिलाफ जो जांच थी उसको वैध घोषित किया गया। उसमें ये कहा गया क्योंकि वो स्वयं एक वर्ग थे और अपने मंडल के सहयोगियों से अलग थे, उनको उससे अलग माना जाए। राम प्रसाद बनाम बिहार राज्य 1953। इसमें बिहार लैंड्स रिस्टोरेशन एक्ट 1950 को चैलेंज किया गया। और चैलेंज किया गया, इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि ये सिर्फ अपीलकर्ताओं पे लागू होता था, बाकी दूसरे पक्षों पे ये लागू नहीं होता था। जबकि जो अधिकार है वो प्रत्येक नागरिक को समान रूप से मिलते हैं, समान रूप से मिलने भी चाहिए। तो अगर एक एक्ट एक समुदाय के कुछ लोगों को इस अधिकार से वंचित करे, बाकी को ना करे, तो ये आर्टिकल 14 का वायलेशन होगा, ठीक है। ये ध्यान से समझने वाली चीज। तो वहां कोई, जैसे हमने बात की थी कि कोई भी जो जो अधिनियम होता है, सामान्य उदाहरणा, जनरल प्रिजम्पशन ये होता है कि वो सही होगा। बट अगर आपने
उसमें वर्गीकरण किया और उसके पीछे कोई कारण नहीं दिया, तो वहां उस अवधारणा का लाभ आपको नहीं मिलेगा। आपको ये बताना पड़ेगा, आपको ये साबित करना पड़ेगा कि हमने जो वर्गीकरण किया है उसके पीछे युक्त युक्त कारण हैं। जैसे मैंने अभी ईडब्ल्यूएस की बात कही थी, जनहित अभियान बनाम जो भारत संघ 1900 सॉरी 2022 के केस में ईडब्ल्यूएस के जो कोटा था उसको चैलेंज किया गया, ईडब्ल्यूएस 10% को, और 3-2 के मेजोरिटी से सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड किया कि ये सही है। क्योंकि जनरल में भी तो लोग हैं, अपर कास्ट के जो लोग हैं उनमें भी तो गरीब हैं, तो इसको अपहेल्ड किया गया कि जो 103वां जो संविधान संशोधन हुआ, वो 103rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, वो सही है, वो वैलिड है। और ईडब्ल्यूएस का जो 10% का जो रिजर्वेशन था, ये सही है। ठीक है, क्योंकि इसमें आर्थिक आधार को देखा, इसमें आर्थिक आधार को देखा सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये वर्गीकरण जो था वो युक्त युक्त माना गया। ठीक है, चलिए। अब हमने ये तो समझ लिया कि सर कानून की नज़र में सब समान है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ सबको मिलेगा, इक्वलिटी बिफोर लॉ सबको मिलेगी। बट क्या कुछ इसके एक्सेप्शन भी हैं, जहां कानून की नज़र में एक इंसान स्पेशल हो जाता है, विशेष हो सकता है? हाँ बिल्कुल है। आर्टिकल 361 आप पढ़ेंगे भारतीय संविधान का, तो उसमें आपको दिखाई देगा। इसके इसके पृष्ठभूमि में समझा देता हूँ क्या है। देखिए, राष्ट्रपति, राज्यपाल जो गवर्नर वगैरह होते हैं, जब ये अपनी उस पे स्टेटस पे होंगे, उससे जैसे राष्ट्रपति हैं, जब ये अपने ऑफिस में, ऑफिस होने से मतलब है जब ये उस पद पे होंगे, चाहे वो गवर्नर हो चाहे वो राष्ट्रपति हो, और वो अपनी शक्तियों के और या कार्य के पालन में कोई काम करते हैं, तो वो किसी भी न्यायालय के प्रति जिम्मेदार नहीं होंगे, उत्तरदायी नहीं होंगे। कोई कोर्ट उनसे पूछेगा नहीं आपने क्यों किया, कैसे किया, दिस एंड दैट। 361 इसलिए इसको अलग बनाता है, तो ये आम आदमी से अलग हो जाते हैं। जब राष्ट्रपति या गवर्नर अगर मान लो कोई क्राइम कर दें, तो उन पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा, ध्यान से समझना, ये स्पेशल बात है। अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल कोई क्राइम कर देते हैं, तो इन पे क्रिमिनल केस नहीं चलाया जाएगा उस समय जब वो हैं उस पद पे। हाँ सर हटा दे तो, हाँ हटाने के बाद चल सकता है। तो क्रिमिनल केस राष्ट्रपति पे नहीं चल सकता, गवर्नर पे भी नहीं चल सकता। इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं। जो ये कल्याण सिंह जी थे, ठीक है, कल्याण सिंह, तो ये राजस्थान के गवर्नर थे, और एक काफी पुराना मुकदमा इनके खिलाफ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कहा कि ठीक है, जब तक वो गवर्नर हैं राजस्थान के, उनके ऊपर ये केस नहीं चलेगा, क्योंकि आर्टिकल 361 इसे रोकता है। तो ये अपवाद है, ये अपवाद है। राज्यपाल या जो राष्ट्रपति है उनके विरुद्ध कोई बंदी या कारावासी कार्रवाई भी नहीं करेगा कोई कोर्ट, कि जाओ जी अरेस्ट वारंट जारी कर दिया, ठीक है, नॉन बेलेबल वारंट जारी करना नहीं करेंगे, क्योंकि 361 रोकता है, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो फौजदारी मामलों में पूरी तरह से रोकता है। ठीक है, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए कोई काम कर रहे हैं, उसके लिए कोई कोर्ट उनसे के लिए वो अकाउंटेबल नहीं है। हाँ ये हो सकता है कि अगर आप उनसे मुआवजे की मांग करते हैं, कोई सिविल मैटर है, ठीक है, सिविल मैटर है, तो क्या होगा, आप उन पे केस कर सकते हैं, हाँ सिविल मैटर में कर सकते हैं। बट इसके लिए भी आपको जो सीपीसी है, सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 80 में परमिशन लेनी पड़ेगी, उनको पहले नोटिस देना पड़ेगा एटलीस्ट 2 महीने का। बिना 2 महीने का नोटिस दिए आप उनके ऊपर सिविल केस नहीं कर सकते। बाकी मामलों में सारी चीजें समान रूप से लागू होती हैं। ठीक है, चलिए। तो आज हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्या है, उसमें इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का नेक्सस उसके ऑब्जेक्टिव के साथ होना चाहिए,
यानी कि जो हम अचीव करना चाहते हैं उसका रिलेशन उससे होना चाहिए। तो आई होप कि इसके साथ साथ आपको रिजर्वेशन से संबंधित जो कुछ डाउट्स हैं वो भी थोड़े क्लियर हुए होंगे, कि हम क्यों अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं और उसके बाद इनको रिजर्व सीट्स दी जाती हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, इवन जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उनमें भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, कीप इट अप।